नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सैन, क्लास 10th, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। और ये सभी परिभाषाएं जो होंगी सब संख्या रेखा के द्वारा आप इसको प्राप्त करेंगे। ठीक है। जैसे पहले नंबर की संख्या है, परिभाषा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब ये यहाँ पे देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्योत्तर। इन सभी को जानेंगे डिटेल से। फिर इसके बाद है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। ठीक है। फिर इसके बाद है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसके बाद में देखेंगे वास्तविक संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, ये है संख्या रेखा जिसमें बाएं साइड ऋणात्मक संख्या है जो 0 से -1 से लेकर के माइनस अनंत तक होती हैं, और दाएं साइड सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से प्लस अनंत तक होती हैं। ठीक है। और इन दोनों के ही बीच में क्या होता है? 0। तो ये क्या है? आपकी संख्या रेखा। और इसी संख्या रेखा से आप सभी की परिभाषाएं देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन देखें कि ये आखिर होगी किस तरीके से। तो प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इन प्राकृतिक संख्या को साधारण गणना करने वाली संख्या भी कहती है। ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं देखिए, जैसे अब इसमें प्राकृतिक संख्याओं में आएंगी कौन कौन सी, जैसे कि अभी बोला कि वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सभी किसके अंतर्गत आती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है। तो जैसे देखेंगे इसके, जैसे में एग्जाम्पल में कि आएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और भी इसके आगे ले सकते हैं, जैसे 100, 101, ऐसे डैश करके क्या कर देंगे, प्लस इंफिनिटी तक। ये सभी संख्याएं जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत। चलिए अब इसके बाद अपन सेकंड डेफिनेशन की ओर चलते हैं। जो सेकंड डेफिनेशन है आपकी, इसमें लिखा हुआ है क्या? पूर्ण संख्या। देखें, इसकी 2 डेफिनेशन है और दोनों को अपन लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है कि अगर इसको कहें कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं या बन जाती हैं। ठीक है। या इसको कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, सभी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? सिर्फ इस 0 का। अगर ये 0 अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में रख देते हैं तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक देखने के लिए आप सीधे संख्या रेखा में चलेंगे कि यहाँ पे आपके पास देखें कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं। एक तो सबसे पहली बात आप यही बोलेंगे कि पहले नंबर पे आपके पास धनात्मक संख्याएं हैं और दूसरी साइड जो है वो कौन सी है? ऋणात्मक संख्याएं, और बीच में यहाँ क्या है? शून्य। इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 टाइप की संख्याएं हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक
ऋणात्मक पूर्ण नहीं, धनात्मक पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और शून्य का समुच्चय। एक बार और रिपीट करेंगे कि धनात्मक पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और शून्य का समुच्चय क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा आता है शून्य उत्तर, जिसको क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें सभी संख्याएं जो आने वाली हैं वो आने वाली हैं कौन सी? धनात्मक संख्याएं या प्लस वाली संख्याएं। और इसके बाद ये ऋणात्मक पूर्णांकों को अगर आप देखें तो इसमें जितनी भी ऋण की संख्याएं हैं या ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे और शून्योत्तर पूर्णांक में सिर्फ 0 सम्मिलित होगा। क्या होगा? 0 सम्मिलित होगा। इस प्रकार से धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य का जो समूह है वही क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट परिभाषा में देखते हैं अपन सम संख्या। सम संख्या देखें इसको किस तरीके से अपन परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। एक बार और इसे रिपीट करेंगे कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या के अंतर्गत आती हैं। या इसको अपन दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर या 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, सभी सब संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद जैसे क्या करेंगे इसमें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 10 बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये सम संख्या क्या है। अब इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अगर इसे आप दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, शेषफल कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, विषम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 इसी प्रकार से 10। इन सभी संख्याओं को अगर आप देखें कि इन्हें 2 से पूर्णतः विभाजित करने पर कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है, ये पूर्णतः विभाजित 2 से नहीं हो पा रही है, इसलिए इन संख्याओं को विषम संख्याओं के अंतर्गत रखा जाएगा और ये सभी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद सम और विषम, इसके बाद आता है भाज्य संख्या। इसको थोड़ी सा ध्यान से देखेंगे, ये इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कि भाज्य अभाज्य। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से देखें और आप अगर चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक बार रिपीट करते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या के अंतर्गत आती, वो भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखें 4 है, 6 है, 8 है और 9 है, इसके बाद 12 है और इसके बाद 15 है और इसके पहले 14 भी है, 18 भी है, 16 भी है। ऐसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो किसके अंतर्गत आएंगी? भाज्य संख्याओं के
अंतर्गत आप इसको किसी भी संख्या को अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 4 प्राप्त है। अब देखिए इस 4 को अगर आप देखें, इस 4 को अगर आप देखें तो ये 4 जो है वो 1 से भी कट जाएगा, 1 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 से भी। अगर इस 4 को डिवाइड करने की बात करें, डिवाइडेशन करें, तो ये 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो यहाँ परिभाषा जैसे कि हमने बोली है उसी हिसाब से देखेंगे कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, अब देखो स्वयं क्या है ये 4 और एक क्या है 1, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से अगर यह पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो किसके अंतर्गत आती है, ये भाज्य संख्या के अंतर्गत। जैसे देखो स्वयं और एक के अतिरिक्त यह 4 किससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 2 से, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, भाज्य संख्या के अंतर्गत। अब यहाँ कहेंगे कि 2 भाज्य संख्या क्यों नहीं है, सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखेंगे कि 2 भाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहली बात, 2 जो है वो 1 और 2 के अलावा, अब यहाँ देखें अगर परिभाषा के हिसाब से तो ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो किसके अंतर्गत आएगी, भाज्य संख्या से। लेकिन ये जो 2 है वो स्वयं से कट रहा है और किससे कट रहा है, 1 से। इस वजह से ये भाज्य नहीं, किसके अंतर्गत आएगा, ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, अभाज्य संख्या। या इसी को कभी कभी क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है, 2 है। या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो भी कौन सी है, ये 2 ही है। देखो सबसे पहली बात तो ये 2 सम है और क्या है, अभाज्य भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, इस वजह से इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं अभाज्य संख्या। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी और इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक बार रिपीट कर रहे हैं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ आप सोचेंगे कि 9 आ जाएगा, 9 तो 9 किसी भी कंडीशन पे नहीं होगा। 7 के बाद जो आएगा सीधे आपके 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा और क्या हो जाएगा, 19। अब देखिए अभाज्य संख्याओं में जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं, ये सभी संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से यह विभाजित नहीं होती होंगी। आप किसी भी संख्या को आप उठा करके देख सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता। इसके बाद आप 3 को देखते हैं, 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा। यहाँ 5 को देखिए, 5 किसी 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ये सभी संख्या किसके अंतर्गत है, कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए। जैसे 19 को देखते हैं, 19 को अगर आप देखें तो 19 के गुणनखंड जो ही होते हैं, 19 के जो गुणनखंड होते हैं वो कितना होता है, 1 गुणे 19। इसका मतलब क्या होगा, तो 19 सिर्फ 1 से कट रहा है और 19 से, और इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अभाज्य संख्या बात। अब यहाँ पे सबसे छोटी, अब इधर देखेंगे 1 मिनट इसको, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी होंगी, 2। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी भी है
सम भी है, एक सेकेंड, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यहाँ कौन सी हो जाएगी आपकी 2। फिर इसके बाद देखें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 3। और इसके बाद देखें कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम भी है और क्या है भाज्य भी है, तो वो क्या आ जाएगा अपना ये 4। ठीक है। और ये सब चीजें जो हैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, जिनमें अपन कभी कभी धोखा खा जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, ताकि हमेशा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये परिभाषाएं हैं। और जो नए हैं चैनल में, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी भी प्रकार की अगर इन परिभाषाओं में समस्या जा रही है, अगर कोई समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में उसी परिभाषा को लिख करके डाल दें। तो जैसे ही कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो इन परिभाषाओं को पूरा लिख करके पूरा नोट्स कंप्लीट करके हम आपको ये प्राप्त करा देंगे, यहीं से आपको मिल जाएगा और समझा देंगे। अभी ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं और चैप्टर फर्स्ट की बेसिकल चीजें हैं, इस वजह से इसको लिखने की जरूरत नहीं समझी। मुंह से ही बोल देने से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम जा रही है तो आप बोलें, तो इसे हम लिख कर भी वो परिभाषा सहित सभी बता देंगे तरीके से। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। यहाँ आपकी संख्या रेखा से संबंधित सभी परिभाषाएं आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। फिर इसके बाद चलेंगे चैप्टर 1.1 पर। तो इसके पहले अपन ये जो 3 परिभाषाएं बची हुई हैं अपन इसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या। और यहाँ एक चीज और बता दें, जितनी भी परिभाषाएं लिखाई गई हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट सेकंड ये देखो सीरियल वाइज है, ऐसा नहीं है कि कोई बीच भी लिख दो। अगर एक तरफ से याद करोगे तो याद करने में सहूलत होगी और याद भी रह पाएंगी आपको। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बगैर दूसरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं आप परिमेय संख्या। जब आप परिमेय संख्या की बात करते हैं तो इसकी पहले डेफिनेशन बोल देते हैं, फिर समझाते हैं कि इसके लिए कंडीशन होगी क्या, तब आप उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो पहले नंबर ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। या इसको दूसरे तरीके से देखें कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या क्या हो जाएगी कि P/Q क्या हो गई, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। बट लेकिन इसके लिए परिमेय संख्या होगी क्या? अब ये P और Q आखिर है क्या, दिमाग में तो आता ही होगा कि आखिर ये P और Q क्या है। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ P व Q क्या है, ये तीनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक जो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो इसके कहने का मतलब कि P और Q के स्थान में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आ सकते हैं या तीनों हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि P+ ही होगा या माइनस ही होगा या 0 ही होगा, ऐसी इसमें कोई शर्त नहीं है। P और Q का मान जैसे कि 3 पूर्णांक हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों हो सकते हैं। तो क्या बोले, यहाँ P व Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन इसके लिए, हर के लिए देखिए, ये क्या है आपका अंश और ये क्या हो जाएगा आपका
हर, तो हर के लिए, हर है क्या आपका Q, इसके लिए बस एक शर्त है कि Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या इसी को बोलेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्यों नहीं होगा, देखिए कोई एक संख्या लेते हैं अपन और उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसी परमी संख्या के अंतर्गत। चलिए देखिए यहाँ पे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल कितना है 0। मतलब इसके कहने का मतलब कि P और Q, अगर इधर देखें कि P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q का मान हमेशा एक या एक से बड़ी ही संख्याएं होंगी, लेकिन या एक से छोटी संख्या हो जाएंगी, लेकिन 0 बस नहीं होगा। ठीक है, तो P बटे Q बराबर कितना 0/1। अब यहाँ पे अगर आप देखें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे P बटे Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और यहाँ पे P और Q को अगर आप ध्यान से देखें कि P और Q क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक 0 भी है और 1 भी है, और कंडीशन क्या है कि Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Q का जो मान है वो 0 के बराबर पे नहीं है, इस हिसाब से 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या हो गया। अब बात करते हैं कि यदि ऊपर 1 है और अगर नीचे 0, अगर मान लो कि Q इधर, मान लो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही कि Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। मान लो कोई एक संख्या है, कोई भी है, 1 है, और इसके अपान में अगर कितना है 0, कहने का मतलब कि जो Q का मान है वो कितना रख दिया गया है 0, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0 से अगर 1 को डिवाइड करें तो इसका मान इन्फिनिटी आएगा, जिसको अपन अनंत बोलते हैं, और अनंत परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। ये 2 प्रकार के क्वाड्रेंट हैं। अगर यदि 1/0 है तो इसका मान होगा इन्फिनिटी, और अगर 0/1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अगर 1 का भाग 0 में देंगे तो उसका 0 ही आएगा, और अगर 0 का भाग 1 में देंगे तो अनंत बार भाग जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, बस देखने और समझने की कोशिश करेंगे इसको। अपरिमेय संख्या, यहाँ देखेंगे कि वे सभी संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, वो सभी किसके, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे अभी यहाँ परिमेय संख्या की एग्जांपल इसके पहले लिख देते हैं, अभी अपरिमेय संख्या देखेंगे। ये कितना हो जाएगा, √2, √3, √5। अब आप कहेंगे कि √4 क्यों नहीं आ रहा। √4 अगर मान लो, चलिए ले लेते हैं √4। अगर √4 को आप सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2, और यहाँ स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 2, और 2 के बटे में आप क्या कर सकते हो 1, तो क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। या इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि √4 का जो मान है वो कितना है 2 है, और 2 के बटे में आप क्या कर सकते हैं 1। तो अगर 2/1, अब देखिए ये जो संख्या 2/1 प्राप्त हो रही है, ये क्या होगी आपके लिए P बटे Q। अब यहाँ पे P और Q क्या हो गए, पूर्णांक, तो Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो √4 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जबकि अपन लिख क्या रहे हैं, अपरिमेय संख्या, इस वजह से ये √4 है यहाँ पे नहीं होगा, और होगा क्या, √2, √3,
5, √6, √7, √8 और √। अब यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि 9, तो 9 क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है? 3, और 3 के बटे में कितना कर सकते हैं अपन? 1। और अगर इस प्रकार से लिख दिया तो यह p/q के रूप में हो जाएगी, और अगर p/q के रूप में हुई तो एक परमेय संख्या हो जाएगी। इस वजह से √9 नहीं आएगा, जबकि आप √10 कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और एक बात और बता दें कि ये जो सभी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं इस संख्या रेखा पर ही हैं, बट आपको वो दिखाई नहीं दे रही। जैसे अब √2 का जो मान होता है वो 1.414, और इसका √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। इसके कहने का मतलब है कि √2 का जो मान है वो 1 और 2 के बीच है, या 1.4 के समथिंग बोल सकते हैं। मतलब √2 होगा कहाँ? 1 और 2, मतलब 1 के थोड़ी सा साइड में, तो यहाँ √2 है, और इसी के थोड़ी से बाजू से कौन सा होगा? क्या हो जाएगा आपका? 3। तो 1 और 2 के बीच में ये सभी संख्याएं √2 और √3 किसके अंतर्गत है? 1 और 2 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि √2 का जो मान होता है वो पहले बता चुके, 1.414, और √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। ये दोनों ही मान 1 और 2 की क्या है? बीचों बीच है। इसलिए √2 और √3 संख्या रेखा 1 और 2 की क्या होगा? बीचों बीच होगा। इस प्रकार से कहें कि ये अपरिमेय संख्या भी इस संख्या रेखा पर है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर आप इसको, इनके मान अगर आप लिखेंगे तो ये सभी मान इसी संख्या रेखा और अंकों के बीच पर ही आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या को अगर आप देखें तो इसको अपन कई तरीके से बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन कई तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या समूह। समुच्चय को क्या बोलते हैं? समूह। वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से बोले तो संख्या रेखा में उपस्थित सभी संख्याओं का एक समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। इस वास्तविक संख्या में संख्या रेखा में स्थित सभी संख्याएं, चाहे वो आपकी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ये सभी अगर इन सब को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स करने के बाद जो आपको एक नंबर मिलेगा या जो एक संख्या पर मिलेगी वो सभी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखे इसका, तो 0 से शुरुआत करते हैं। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है। 3 क्या है? सम भी है, नहीं विषम संख्या है। इस प्रकार से आप सभी को देख लीजिए। 0 1 है, 3 है, 5 है, √2 है, बटे वाली संख्या भी है, माइनस वाली संख्या, माइनस बटे वाली संख्या, और अगर यहाँ पे देखें तो माइनस का √5 भी ले सकते हैं। इस तरीके से ये सभी संख्याएं जो हैं, या इसको इस प्रकार से कहें कि -1 बटे √2 या 2 बटे √3, ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। ठीक है। अगर ये आज का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी प्रकार की अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे मेन तो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, तभी जाकर के आपको ये अगली वीडियो आपको मिल पाएगी। और अपना अगला ये जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्लास 10th और एक्सरसाइज होगी 1.1। ये अपन इसके क्या देखेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सवालों को सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा तो इसी में
आप 1.2 को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए।